एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और दीपावली के उत्सव पर आयोजित सतमोला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हमारी चौपाल पर यह चौपाल जो आयोजित होती है राकेश गुप्ता जी के माध्यम से, ये चौपाल जो आयोजित होती है अनिल मित्तल जी के माध्यम से। इस चौपाल पर कभी बालक आते हैं, कभी उनके पालक आते हैं, कभी वरिष्ठ आते हैं, कभी कनिष्ठ आते हैं और आने के बाद इस कविता की चौपाल पर कभी शब्दों का हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, कभी भावनाओं की हाट लगाते हैं और बैठकर आपसे बतियाते हैं। तो आज जो लोग यहाँ उपस्थित हैं बतियाने के लिए, मैं एक एक का परिचय आपसे करवाता हूं और एक एक से आपकी मुलाकात करवाता हूं। सुनते जाइए, गुनते जाइए और उनके गुणों को अपने मन में चुनते जाइए। अच्छा लगे तो मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, और भी अच्छा लगे तो कवियों के साथ साथ मेरे साथ साथ मिलकर जोरदार तालियां बजाइए। शुरू करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल। हर घड़ी निज राष्ट्र का सम्मान करना चाहती हूँ, गगन तक माँ भारती का मान लिखना चाहती हूँ। मातृभू से रक्त से जयगान लिखना चाहती हूँ, छूटने तक सांस हिंदुस्तान लिखना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं बरेली से डॉक्टर निशा शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ प्रवीण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। उनकी टीम को सादर धन्यवाद समर्पित करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि कवि के रूप में उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है और इसीलिए माँ सरस्वती की कविता से ही मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आई हूँ। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। वसंती परिधान द्योतक पीत ऋतु रस धान का, मन प्रफुल्लित जीवन में नित उत्सव विधि विधान का। माँ सरस्वती के चरणों में नित्य ये शीश वंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है।
और माँ ने यहाँ इतने सारे कवियों के लिए मंच बनाया है, तो मैं मानती हूँ कि ये संतों की भूमि है। तो माँ का यहाँ सबको आशीर्वाद मिले, सारे कवियों को आशीर्वाद मिले, इसी के लिए कि धरती पर सुगंधित मुक्त लय उत्सव प्रदर्शित हो रहा है। मन मधुमय और जीवन दीप्ति रसमय हो रहा है। प्रभु प्रकृति धरा सूर्य गगन नभ स्पंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। शारदा का शब्द शब्द वसुंधरा प्रतिबिंब है। जीवन का व्योमकेश पुलकित मन भावन है। सतमोला के कवियों का सुंदर रूप निरंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। नित मंगल है। धन्यवाद सर। और लीजिए दोस्तों, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं सपना सोनी जी, जो उपस्थित हुई हैं राजस्थान के रंग बिरंगे रंग लेकर, राजस्थान की उमंग लेकर। दौसा से वो पधारी हैं, आपको कविताएं सुनाएंगी। मैं उनके बारे में केवल ये कहूंगा कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित सुश्री सपना सोनी जी का। आइए दोस्तों, एक खूबसूरत रचना से आप सभी को रूबरू कराना चाहती हूँ। प्रेम जीवन का वो आभास, वो अनुभूति, वो एहसास है जिस इंसान को यदि ये प्राप्त हो जाए तो जीवन बहुत खुशनुमा हो जाता है। आइए नारी मन के भावों का वो खूबसूरत सा गीत आप सभी के समक्ष। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी। तुम मुझे बस चाहतों का वक्त अपना सौंप देना। मैं विरह की आग में जितना जले सब सौंप दूंगी। तुम मुझे कर याद वो रातों का जगना सौंप देना। तुम मुझे कर याद वो रातों का जगना सौंप देना। तुम मुझे कर याद वो रातों का जगना सौंप देना। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी। मैं नहीं कहती कि मेरे रूप का गुणगान करना, पर कभी तुम भी ना अपनी शक्ति का अभिमान करना। जिस्म दो पर आत्मा तो एक है बस यूं समझ कर। हाँ मेरी तुम भावनाओं का सदा सम्मान करना। मैं नदी बनकर तुम्हें अस्तित्व अपना सौंप दूंगी। तुम मुझे बस प्यार का मीठा सा झरना सौंप देना। तुम मुझे बस प्यार का मीठा सा झरना सौंप देना। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी। कब कहा तुमसे कि मुझको कीमती सौगात देना, हो सके तो बस प्रणय की एक सुहानी रात देना। रूह का हर रोम व्याकुल है विलय होने को तुम में। मेघ बन तपती धरा मुझको समझ बरसात
रात देना। चैन से तुम सो सको मैं नींद अपनी सौंप दूंगी, तुम जो मेरे वास्ते देखो वो सपना सौंप देना, तुम जो मेरे वास्ते देखो वो सपना सौंप देना। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी। और गीत का अंतिम बंद। मौत भी आए तो आए अब न मैं हरगिज डरूंगी, इस जन्म से उस जन्म तक साथ जीऊंगी मरूंगी, इस जन्म से उस जन्म तक साथ जीऊंगी मरूंगी। आत्मा का आत्मा से है यही अनुबंध सपना, देवता तुमको समझ मैं रात दिन पूजा करूंगी। लिख तुम्हारा नाम अपनी सांस तुमको सौंप दूंगी, तुम मुझे प्रियतम मेरे सर्वस्व अपना सौंप देना, तुम मुझे प्रियतम मेरे सर्वस्व अपना सौंप देना। मैं तुम्हें तन्हाइयों के वो सभी पल सौंप दूंगी, तुम मुझे बस चाहतों का वक्त अपना सौंप देना। मैं विरह की आग में जितना जली सब सौंप दूंगी, तुम जो मेरे वास्ते देखो वो सपना सौंप देना, तुम जो मेरे वास्ते देखो वो सपना सौंप देना। मैं तुम्हें ये है सतमोला कवियों की चौपाल। यहाँ मचता है धमाल, और धमाल मचता है उन रचनाकारों के साथ जिन्होंने पूरे देश में अपनी कविताओं से, अपने शब्दों की निर्मित से, अपने रस से विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। तो मैंने कहा कि इस चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाने वाले लोग भी हैं और बतियाने वाले लोग भी हैं, यहाँ कैरम खेलने वाले लोग भी हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिस रचनाकार को, वो हमारे मंच के वरिष्ठ रचनाकार हैं। कहीं मुनव्वर राणा साहब ने लिखा अपनी 4 पंक्तियों में, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, हमारी महफिलों में ये बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। ऐसे ही एक रचनाकार जो हमारे मंच के वरिष्ठ रचनाकार हैं, हमारे मंच की पगड़ी हैं और व्यंग के पुरोधा कवि हैं, उनका नाम है श्री सुरेश नीरव। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश नीरव जी को। कादम्बनी में पत्रकार रहे हैं और अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों के पुरोधा रचनाकार हैं। आइए भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे मध्य उपस्थित भाई श्री सुरेश नीरव जी का। वो आए और अपनी कविताएं हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। हर दिल में डर का साया काला टहल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, अब घर से देखो नेता हंस कर निकल रहा है, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है, अपनी तो अर्जी फिर से व्यवस्था, अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है, अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है, वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते,
वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते, लेकिन बजट में घाटा हरदम डबल रहा है। और बातें उसूल वाली, व्यंग दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ। कि बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना। आर्य साहब, बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहा है। बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज्यादा घटिया उतना सफल रहा है। कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, भाषण की टॉफियों से बचपन बहल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, बन करके साधु रावण सीता को छल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, अब बन के साधु रावण सीता को छल रहा है। और दिल्ली की दीवारों पर जब लोग बाहर से आते हैं तो एक चीज़ लिखा होता है, खोई हुई जवानी प्राप्त करें। क्यों दीवारों पर जगह जगह लिखा रहता है। तो खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, ये सुन के एक बूढ़ा देखो मचल रहा है। हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। दोस्तों, मैं जिस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं उसे सुनने के बाद हम सबके मन में उठती है एक फुंकार, और उस फुंकार में होती है एक आनंद की लहर। वो लहर मचा रही है इस समय पूरे भारत में कहर, और घूम रही है वो नगर नगर शहर शहर, क्योंकि उस लहर पर बैठे हुए कवि का नाम है सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। अभी पिछले दिनों दो लोग एक कवि सम्मेलन के बाहर साइड में बैठे हुए बातें कर रहे थे। पहले ने दूसरे से कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा है, क्या वहां लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो दूसरे ने कहा नहीं, वहां सुनहरी लाल तुरंत कविता पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कवि जिनके कविता पढ़ने पर शोर शराबा होता है, शोर शराबा होता है आनंद का, तालियों का, ठाकों का, वाह वाह का, तो स्वागत कीजिएगा ऐसे ही रचनाकार सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का, उनके काव्य पाठ के लिए। बीबी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाता है। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी तू चाट खाता है। मेरे सिर पर बचे बालों को कब तक चाट जाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है।
जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। मिले ना जूस मौसमी का तू करता फजीता है। मेरा तू खून पी पी कर, मेरा तू खून पी पी कर मुझे कब तक जलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। कहूँ कुछ तो मुझे बीवी के आगे झाड़ देता है। मुझे बर्बाद करने में, मुझे बर्बाद करने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। कभी आते ससुर जी सास आती कभी साली। बता दे कौन से दिन तू, बता दे कौन से दिन तू मेरी अर्थी उठाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के तूने मेरा खून पिया है जितना, कौन पिएगा उतना, कौन पिएगा उतना। अपना ही दिल फाड़ फाड़ कर मैंने सिया है जितना, कौन सिएगा उतना। तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा, तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा। जिस थाली में खाया तूने हाय उसी को फोड़ा। तोड़ तोड़ का, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा तूने किया है जितना, कौन करेगा उतना। और आगे देखिए साहब। लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी। लूट लिए दिन
सुख के मेरे चैन गले की लूटी। जब से मैंने तुझको पाया मेरी किस्मत फूटी। कर्जा लेकर मैंने अपना, कर्जा लेकर मैंने अपना जन्म जिया है जितना, कौन जिएगा उतना, कौन जिएगा उतना। दोस्तों, यह है सतमौला कवियों की चौपाल। यहाँ उड़ता है शब्दों का गुलाल और उस गुलाल ने मचाया है अलग अलग समय पर धमाल। कई बार हमारे वरिष्ठ कवि, जिन्हें हम पालक कवि कहते हैं, वो अपने शब्दों का गुलाल हमारे गालों पर लगाते हैं। कई बार बालक कवि लगाते हैं, लेकिन किसी की भी चमक कम हो सकती है, किसी की भी चमक ज्यादा हो सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसे नाम तो दिया गया है बालक कवि, लेकिन उसमें दिखेगी आपको बहुत प्यारे वरिष्ठ कवियों की छवि। आइए भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि। गजल का शीर्षक है आंसू। एक आंसू बह गया, एक आंसू बह गया, सारा किस्सा कह गया। एक आंसू बह गया, एक आंसू बह गया, जख्म बाटे वक्त ने, जख्म बाटे वक्त ने, जख्म बाटे वक्त ने, घाव मन का रह गया, घाव मन का रह गया, सारा किस्सा कह गया। एक आंसू बह गया। शेर देखिए। सब मुकम्मल है यहाँ, सब मुकम्मल है यहाँ, सब मुकम्मल है यहाँ, ख्वाब का घर ढह गया, ख्वाब का घर ढह गया, सारा किस्सा कह गया। एक आंसू बह गया। और शेर अर्ज है कि सिर्फ दिल जाता तो क्या, सिर्फ दिल जाता तो क्या, सिर्फ दिल जाता तो क्या, दर्द का संग्रह गया, दर्द का संग्रह गया, सारा किस्सा कह गया। एक आंसू बह गया, एक आंसू बह। और शेर देखा, शुक्रिया। आईने के सामने, आईने के सामने, आईने के सामने, व्यर्थ एक आग्रह गया, व्यर्थ एक आग्रह गया, सारा किस्सा कह गया।
एक आंसू बह गया। और शेर देखें, वो तुझे प्यारा है जो, वो तुझे प्यारा है जो, वो तुझे प्यारा है जो, दर्द हंस कर सह गया, दर्द हंस कर सह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। कैसा नाजुक दिल मेरा, कैसा नाजुक दिल मेरा, कैसा नाजुक दिल मेरा, दर्द इतना सह गया, दर्द इतना सह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया। और आखिरी शेर देखें, लब पे रुखसत की घड़ी, लब पे रुखसत की घड़ी, लब पे रुखसत की घड़ी, कांपता कुछ रह गया, कांपता कुछ रह गया, सारा किस्सा कह गया, एक आंसू बह गया, एक आंसू बह गया। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये सतमौला कवियों की चौपाल एक ऐसा मंच है या जहां कभी बालक आते हैं और कभी पालक आते हैं। पालक मतलब जिन्होंने पालना की है उन तमाम रचनाकारों की, उन कनिष्ठों को उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है, इतना आशीर्वाद दिया है कि वो वरिष्ठों की श्रेणी तक आए हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि आज हमारे मध्य इंदिरा गांधी कला केंद्र के सम्मानित सदस्य, वहां के सचिव, जो देश के बड़े रंगकर्मी हैं, बड़े कलाकार हैं, बड़े कवि हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के रूप में पूरी देश पूरी दुनिया उन्हें जानती है, वो भी अपनी कविताएं सुनाने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर हरदयाल की 4 पंक्तियां उन्हें भेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि फूल को क्यों दिया इतना रूप, इतना रस, इतनी गंध कि लोग दौड़े उसकी ओर और तोड़ने के लिए पगलाते फिरें। तो इसलिए कई बार आपकी अच्छाइयां भी आपके कष्ट का कारण बनती हैं, लेकिन वो रत्नाकार जिसने केवल अच्छाइयों को आगे बढ़ाया है, उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी। तो भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, उनके काव्य पाठ। कोरोना ने हम सबकी जिंदगी एक तरह से बदल दी है और इसीलिए शायद हमारे तीज त्योहार, हमारे उत्सव, ये सब भी बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले ईद का त्योहार आया, लेकिन ईद का त्योहार आया और गया किसी को पता ही नहीं चला। उसी दिन संयोग से अक्षय तृतीया भी थी और आमतौर पर हम देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कितनी भीड़, कितनी चहल पहल होती है, कितनी सारी शादियां होती हैं, कितने सारे ढोल ढमाके बजते हैं। मेरे कवि मन में ये ख्याल आया कि कोई और दिन होता तो ये पूरा का पूरा उत्सव कैसे मनता, और आज कोरोना के कारण ये उत्सव कैसे मना। इसी संदर्भ में ये कविता प्रस्तुत है। शीर्षक है और कोई दिन होता। और कोई दिन होता तो सुबह सुबह नए कोरे कपड़ों में ईदगाह जाने वालों के रेले दिखते। ईदगाह से नमाज अदा करके लौटते लोगों के गले मिलते, उन्हें ईद की मुबारकबाद देते, दोस्तों के घर जाकर खीर, मुजाफिर और बिरयानी के मजा लेते।
रहमान चाचा और सलमा आपा से ईदी वसूलते। और कोई दिन होता तो ये सब करते। और कोई दिन होता तो आखा तीज के मुहूर्त पर कार्डों की थप्पी सजती। हर गली मोहल्ले में शादी के बैंड बाजे गूंजते। मंदिरों में दान देने और लेने वालों की लाइनें लगी रहती। सुनारों के यहां सोना खरीदने के लिए भीड़ें लग जाती। और कोई दिन होता तो होता ये सब। और कोई दिन होता तो लंबे वीकेंड का प्लान बनाकर घूमने वालों की गाड़ियां निकल जाती। बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क सभी जगह लोगों से भर जाती। बच्चे माँ बाप को और माँ बाप अपने आप को तंग करने का मजा लूटते। रिश्तेदार और यार दोस्तों के घर महफिलें सज जाती। और कोई दिन होता तो ये सब होता। हाँ, और कोई दिन होता तो होता ये सब। लेकिन और कोई दिन होता तो नहीं जान पाते मरीजों की जान बचाने डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं। नहीं जान पाते कि सिस्टर मरियम, गीता, सलमा बिना थके काम करने की ऊर्जा कहां से लाती हैं। नहीं जान पाते कि दिन रात दवाइयां पहुंचाने का काम राकेश, शमीम और जॉन कैसे कर पाते हैं। नहीं जान पाते कि अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन का इंतजाम करने कितने लोगों को जुटना पड़ता है। और कोई दिन होता सच, और कोई दिन होता तो नहीं देख पाते एक दूसरे का साथ देने कैसे सबने कमर कसी है। नहीं देख पाते टीके लगवाने के लिए कैसे देश के नौनिहालों ने व्यवस्था बनाई है। नहीं देख पाते कि रोगियों को खाना पहुंचाने कैसे लंगर और भंडारे खुले हैं। नहीं देख पाते कि जरूरतमंदों के घर रसद देने कैसे लोगों की टोलियां जाती हैं। और कोई दिन होता तो सच नहीं देख पाते ये सब। और कोई दिन होता तो नहीं सीख पाते कैसे जीते हैं दूसरों के लिए। ये बात विशेष रूप से मैंने इसलिए कही कि एक 85 साल के बुजुर्ग ने अस्पताल में अपना बिस्तर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि एक 45 साल के मरीज को मिल सके। इसलिए मैंने ये बात यहां पर लिखी। और कोई दिन होता तो नहीं सीख पाते कैसे जीते हैं दूसरों के लिए। नहीं समझ पाते कैसे आती है जिम्मेदारी सबको संभालने की। ये नहीं जान पाते कि क्यों दिए बांके लाल जी ने बिना बात पैसे बैंड वाले को। नहीं जान पाते क्यों दिए बांके लाल जी ने बिना बात पैसे बैंड वाले को। नहीं पहचान पाते बिना कपड़े बनाए त्योहार पर इनाम पाने वाले दर्जी दादा का दर्द। हम सब ने मेहनत की। हम सब जानते हैं कि भले किसी ने काम नहीं किया, पर मुझे मालूम है कि दिहाड़ी में कोई व्यक्ति काम करता है तो कैसे हम उसे अलग अलग तरह से मदद करते हैं। इसलिए लिखा है, नहीं जान पाते क्यों दिए बांके लाल जी को पैसे बिना बैंड बजाने के। नहीं पहचान पाते कि बिना कपड़े बनाए त्योहार पर इनाम पाने वाले दर्जी दादा का दर्द। और कोई दिन होता तो नहीं सीख पाते कैसे जीते हैं दूसरों के लिए। नहीं समझ पाते कैसे आती है जिम्मेदारी सबको संभालने की। नहीं समझ पाते कैसे आती है जिम्मेदारी सबको संभालने की। नहीं जान पाते क्यों दिए बांके लाल जी ने बिना बात बैंड वालों को पैसे। नहीं पहचान पाते बिना कपड़े बनाए त्योहार पर इनाम पाने वाले दर्जी दादा का दर्द। सच, और कोई दिन होता तो जान ही नहीं पाते कि सबसे बड़ा त्योहार जिंदगी है। सीख ही नहीं पाते कि सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। महसूस ही नहीं कर पाते कि सबसे बड़ी खुशी है दूसरों के काम आना। बता ही नहीं पाते कि कितनी साफ हमारी नीयत है। सच, और कोई दिन होता तो नहीं जान पाते ये सब। और कोई दिन होता। सतमौला कवियों की चौपाल है तो चौपाल पर धमाल है, धमाल में कमाल है। कहीं शब्दों का गुलाल है, कहीं राजनीति के जो सूत्रधार हैं उनके मन में उठता हुआ मलाल है। लेकिन फिर भी सबका कहीं बुरा तो कहीं अच्छा हाल है। तो जो मलाल कर रहे हैं वो मलाल ना करें, जो इस पर ताल दे रहे हैं वो ताल देते रहें। क्योंकि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मध्य मालविका जोशी जी को उनकी कविताओं के पाठ के लिए। और ये कहूंगा कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। तो स्वागत कीजिएगा मालविका जोशी जी का उनकी कविताओं के पाठ के।
ये जो कहानी मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, इसको अगर आप कहानी की तरह सुनेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, पर ये एक आप बीती है, मेरे साथ बीती हुई एक छोटी सी इसको कहना चाहिए एक क्षण है, एक समय है, और मुझे उसने बहुत छुआ, इसलिए उसको इस तरह से लिखा है, शायद आपको अच्छी लगे। शीर्षक है कॉफी। जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो लाजमी है चाय नाश्ता खाना, और इसके लिए कोई अच्छा सा रोड साइड रेस्टोरेंट खोजते हैं। और आजकल तो बिल्कुल 5 स्टार होटल्स हो गए हैं हाईवेज पर। हाँ, वो रेस्टोरेंट भी बिल्कुल 5 स्टार होते हैं। ऐसे ही एक बार मैं और मेरी बहन तीर्थाटन पर निकले। जी हाँ, तीर्थाटन पे, यानी अष्टविनायक की यात्रा पर। दूसरे दिन जब हम अपने अंतिम पड़ाव के पास थे, मेरी बहन बोली, चल ना कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। मुझे भी इच्छा हो रही थी, सो हमने ड्राइवर से कहा कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले चले। वो हमें ले गया एक बहुत ही सुंदर जगह। जी हाँ, गेट पर गार्ड ने सलामी ठोकी। बहना, 150 से कम नहीं पड़ेगी यहाँ की कॉफी, मेरी बहन ने कहानी मारी। मैंने कहा, देख बेटा, जगह देख ले या पैसे, और हम दोनों हंस पड़े। अंदर जैसे ही गए, विराट लॉन था, बहुत बड़ा, फव्वारे चल रहे थे, बहुत ही वेल मेंटेन्ड। क्या तो फूल थे, बगीचा था, और फूलों की, गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हम अंदर नहीं गए, वहीं लॉन में एक कैनोपी के नीचे बैठ गए। ऑर्डर लेने के लिए कैप्टन आया। अरे वो भी एकदम क्लास था। खैर, ऑर्डर किया, 2 कॉफीज प्लीज एंड शुगर सेपरेट। हाँ, अंग्रेजी में ही बोला, हिंदी में बोलती तो वो मुझे बहुत डाउन मार्केट नहीं समझ लेता। और हम दोनों बहनें अपने गप्पे मारने में लग गए। काफी समय लगाकर कॉफी आई, और वो कप देखते ही मेरा दिमाग आउट हो गया। लिपस्टिक का पूरा निशान था उस कप पर। मैंने वेटर से पूछा, क्या आपके यहाँ ऐसे कॉफी सर्व की जाती है? उसने बोला, मैडम, आपको क्या बड़ा वाला कप चाहिए था? मैंने कहा, बड़ा कप नहीं चाहिए था, मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर से भी मैंने वही प्रश्न किया कि आपके यहाँ क्या ऐसे ही कॉफी सर्व की जाती है? वो बोला, मैम वो क्या है ना, वो कॉफी पर हार्ट बनाने वाली मशीन अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही सर्व करते हैं। ऊपर देखिए ना, उसमें थोड़ा सा हमने ना चॉकलेट पाउडर ऐसे ही बुरक दिया है। अब तो मेरा पारा चढ़ गया। जनाब, मैं कॉफी की नहीं, इस कप पर लगी लिपस्टिक की बात कर रही हूं। आप देख रहे हैं इस पे एक निशान लगा हुआ है लिपस्टिक का। सुनकर वो मेरा मुंह देखने लगा। मैं समझ गई। मैंने कहा, भाई साहब, मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, और ये आपके किसी और कस्टमर का मोमेंटो है जो आपके लिए है, मुझे मत दीजिए। और इसके बाद वहां पे 200 रुपए रखकर हम दोनों उठकर बाहर आ गए। हमारे इस पूरे प्रकरण के कई दर्शक भी थे। खैर, जब हम कार में बैठ रहे थे तो एक चौकीदार नुमा बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला, मैडम, जो हुआ बहुत गलत था। आपको पैसे देने नहीं चाहिए थे और उनको आपसे पैसे लेने भी नहीं चाहिए थे। मेरे सेठ जी होते ना तो ऐसा कभी नहीं होता। कहते हुए उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। 2 महीने पहले ही शांत हुए हैं मालिक। अब भैया लोग को तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं मैडम। मैनेजर, उसको तो बस रात की पार्टियों से मतलब है। मैं बस हाथ जोड़कर आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि किसी को भी इसके बारे में मत कहिएगा। हमारे होटल का इतना नाम है, सब खराब हो जाएगा। मालिक की आत्मा को कितना दुख होगा ना। मैंने उस मालिक को मन ही मन नमन किया जिसने इतने भक्त सेवक को अपने साथ रखा और तय कर लिया कि इस विषय में किसी से बात नहीं करूंगी। धन्य है वो सेवक। भगवान सबको ऐसे सेवक दे। धन्यवाद।
ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मस्ता रहता है शब्दों का धमाल, और इसे सुनने के बाद कहते हैं सब लोग वाह 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 कमाल। और निश्चित रूप से इसको सुनने के बाद हो जाते हैं आप सब निहाल और करते रहते हैं अपने सारे हंसी खुशी के उल्लास के काम, लेते हैं एक अल्प विराम। लेकिन जाइएगा मत, हम सब लेंगे सतमोला की खट्टी मीठी गोलियों के साथ, सतमोला के बहुत सारी चीजों के साथ चटकारा। अल्प विराम के बाद मिलते हैं दोबारा। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अंतराल के बाद आप सबका पुनः स्वागत है। आइए फिर दोबारा से कविताओं से जुड़ते हैं और काव्य धारा की तरफ मुड़ते हैं। ये है सतमोला कवियों की चौपाल, जहां मस्ता है शब्दों का धमाल, और दिखते हैं कभी पुराने तो नए कमाल। क्योंकि यहाँ पालक कवि भी हैं जो वरिष्ठ हैं, और यहाँ बालक कवि भी हैं जो कनिष्ठ हैं। लेकिन बालक कवि का मतलब, मैंने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि ये बड़े कवि हैं, ये छोटे कवि हैं। क्योंकि बड़ा और छोटा कहने से कोई कवि बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। कोई हमारा नवांकुर भी ऐसी श्रेष्ठ कविता कह सकता है कि हम कहें कि ये पालक नहीं है, ये बालक नहीं है, ये पालक है। और पालक है उन भावनाओं का जो पूरे देश दुनिया में पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इस नए युवा कवि के लिए कि नवांकुर जब खुली हवा में चल देगा, इसे आपका प्यार बहुत संभल देगा, इसे नेह से सींचोगे पानी दोगे तो यही वृक्ष बन तुम्हें कल को फल देगा। तो आइए स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि का, नए कवि का, नई कौपल का, कि ये कौपल कल वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की छाया में हम सब भी आराम करें। स्वागत कीजिएगा बालक कवि, हमारे युवा कवि। चलिए, नमस्कार मित्रों, आपके बीच आज पुनः कवियों की चौपाल में साधना टीवी के इस प्रसिद्ध कार्यक्रम जो विगत अनेक वर्षों से चल रहा है और आज अपनी यौवन अवस्था को प्राप्त कर चुका है, पेरुइन आर्य जी के इस प्रयास को साधुवाद देते हुए आपके बीच में एक कविता, बहुत मार्मिक सी कविता रखना चाहता हूं। पिता और पुत्रों के रिश्ते पर आधारित एक बहुत मार्मिक सी कविता, और विशेषकर आज के इस समय में बहुत प्रासंगिक बात कहने जा रहा हूं। कविता के माध्यम से अभी हाल ही में बच्चों का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट से जोड़ते हुए पिता और पुत्र के रिश्तों को समेटते हुए एक कविता लिखी है, बहुत मार्मिक सी। देखिएगा कि रोहित मेरे स्कूल का सबसे अच्छा यार है। रोहित मेरे स्कूल का सबसे अच्छा यार है, हम दोनों में बिल्कुल भाई जैसा प्यार है। कि रोहित मेरे स्कूल का सबसे अच्छा यार है, हम दोनों में बिल्कुल भाई जैसा प्यार है। रोहित और मेरे पापा में काफी अंतर है। रोहित और मेरे पापा में काफी अंतर है। उसके पापा नदी हैं तो मेरे बवंडर हैं।
उसके पापा नदी हैं तो मेरे बवंडर हैं। रोहित को उसके पापा ने कभी डांटा तक नहीं था। रोहित को उसके पापा ने कभी डांटा तक नहीं था। मुझे लगता था कि मेरा बाप गलत है, उसका सही था। मेरे पापा तो मुझे अक्सर ही मारते थे, दिन में 10 बार पीटते थे, बस एक बार पुचकारते थे। यह मार मेरे लिए रोज का किस्सा थी। यह मार मेरे लिए रोज का किस्सा थी। लगता था जैसे यह मेरे जीवन का हिस्सा थी। लगता था जैसे यह मेरे जीवन का हिस्सा थी। हम मित्रों उस पीढ़ी के लोग हैं जो अपने पिताओं से, अपने मास्टरों से बहुत पिटे हैं। उसी घटना को समेटते हुए दिखाता हूं आज आपको। बहुत मार्मिक सी बात कहता हूं कविता के माध्यम से कि हम, यह मार मेरे लिए रोज का किस्सा थी। लगता था जैसे यह मेरे जीवन का हिस्सा थी। मैं तो अक्सर ही जरा सी बात पर पिट जाया करता था। मगर आज जीवन में ऐसा क्षण आ गया जिससे मैं बहुत डरता था। पिछले दिनों हमारी 10वीं परीक्षा की बारी थी। वैसे तो हम दोनों दोस्तों ने वर्ष भर की अच्छी तैयारी थी, फिर भी न जाने क्यों हमारे रिजल्ट में नंबर कम थे। हम दोनों ही दोस्त फेल हो गए थे, इसलिए बेदम थे। मेरे फेल होने पर मुझे खूब मार पड़ी थी। और आज तो पापा के हाथों में एक मजबूत छड़ी थी। मेरी तरह ही रोहित के परिणाम भी असफल हो गए थे, मगर रोहित के तो मानो जैसे अरमान सो गए थे। उसके कम नंबरों ने उसके पापा को भी गुस्सा दिला दिया। उस पिता को जिसने कभी उसको बचपन से लेकर इस जवानी की उम्र तक कभी मारा नहीं था, कभी डांटा तक भी नहीं था। आज की घटना देखिए कि उस रोहित के फेल होने पर क्या हुआ कि उसके कम नंबरों ने उसके पापा को भी गुस्सा दिला दिया। ऊंची आवाज में डांटते हुए रोहित के पापा ने एक चांटा लगा दिया। रोहित को तो जैसे मानो सांप सूंघ गया। अनजाने क्रोध में वो गहरे डूब गया। उसके पापा ने उसे पहली बार मारा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज हारा था। दिन भर ही वो अकेले में खूब रोया था। रात के 2 बज गए थे, वो क्षण भर को ना सोया था। बचपन से डांट तक ना मिली थी, इसलिए वो आज टूट गया था। उसके अपनों से ही वो आज रूठ गया था। उसके मन में एक अजीब सी उधेड़ बुन थी। पापा ने मारा, बस यही धुन थी। उसे लग रहा था मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगा। पापा ने मुझे मारा है, ये अपने आप से कैसे छुपाऊंगा। और न जाने उसने इतनी सी बात पर कैसी कैसी कहानी गढ़ ली। और इतनी सी बात पर ही उसने आत्महत्या कर ली। इतनी सी बात पर ही उसने आत्महत्या कर ली। और अपने पिता को अपराध बोध में तड़पता छोड़कर वो पंखे से लटक गया था, मुख को मोड़कर। वो पंखे से लटक गया था, मुख को मोड़कर। और अगली पंक्तियों में कारण बताता हूं ये सब घटनाएं क्यों घटी कि काश वो बचपन से अपने पापा की मार खा जाता। तो वो आज यूं ने जिंदगी से हार पाता। अगर वो यूं ने व्यर्थ ही शर्मिंदा होता तो वो आज हमारे बीच जिंदा होता। मगर वो मार जो मुझे मेरे पापा से पड़ी थी, या बहुत मार्मिक सी बात कहता हूं कि मगर वो मार जो मुझे मेरे पापा से पड़ी थी, आज मेरे सम्मान और जीने का कारण बनी थी। आज लोग मेरी ही मनसा को पढ़ रहे थे, दबी जुबान में वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे हम पिता पुत्र की कितनी प्यारी जोड़ी है। अरे अगले साल पास हो जाएगा, कोई अंतिम परीक्षा थोड़ी है। और मैंने भी सोचा कि अपना क्लिनिक न सही परचून की दुकान खोल लूंगा। जिंदगी अगर जंग है तो मैं ये जंग लड़ूंगा। और अगर सच कहूं तो पापा की ये मार जीवन का ऐसा सबक सिखाती है। किसी को ओजस्वी, किसी को तेजस्वी, तो किसी को लौह पुरुष बनाती है। पापा की ये मार बच्चों के लिए संजीवनी बूटी है, जिंदगी का सबक है, उनकी सच्ची पूंजी है। और उन्होंने मारा तो मुझे बहुत था, पर कभी चोट नहीं लगी।
उन्होंने मुझे मारा तो बहुत था, पर कभी चोट नहीं लगी। उनकी उस मार में मुझे कभी कोई खोट नहीं लगी। और जिंदगी को चलाना आसान नहीं है, वो ये जानते थे। जिंदगी को चलाना आसान नहीं है, वो ये जानते थे। सहने की आदत ही मुझे सफल बनाएगी, वो यही मानते थे। मैं आज अपने बॉस की गालियां खाकर भी नौकरी कर रहा हूं। मैं आज अपने बॉस की गालियां खाकर भी नौकरी कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे गालियां और मार नहीं डराती, ये समझ गया हूं। जीवन कैसे जीना है वो ये विधान दे गए, संघर्षों से जूझने का संविधान दे गए। अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि जीवन कैसे जीना है वो ये विधान दे गए, संघर्षों से जूझने का संविधान दे गए। सत्य को स्वीकारने का तंत्र मिल गया, संघर्षों से जूझने का मंत्र मिल गया। पापा मुझे पीटकर वो साहस दे गए, लगता है जैसे मुझे कोई पारस दे गए। और मैं आज भी उनकी मार को कैस कर रहा हूं और संस्कारी पुत्र कहलाता हूं और ऐश कर रहा हूं। संस्कारी पुत्र कहलाता हूं और ऐश कर रहा हूं। दोस्तों, यह है सतमोला कवियों की चौपाल। यहाँ उड़ता है शब्दों का गुलाल और उस गुलाल ने मचाया है अलग अलग समय पर धमाल। कई बार हमारे वरिष्ठ कवि, जिन्हें हम पालक कवि कहते हैं, वो अपने शब्दों का गुलाल हमारे गालों पर लगाते हैं। कई बार बालक कवि लगाते हैं, लेकिन किसी की भी चमक कम हो सकती है, किसी की भी चमक ज्यादा हो सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे युवा कवि को जिसे नाम तो दिया गया है बालक कवि, लेकिन उसमें दिखेगी आपको बहुत प्यारे वरिष्ठ कवियों की छवि। आइए भरपूर तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे बालक कवि। साधना टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपाली जंजिया गाजियाबाद से चंद पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहती हूं और मुझे लगता है कि सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी ये कविता पसंद आएगी। 4 पंक्तियां प्यार मोहब्बत की बात करती हूं, तो प्यार मोहब्बत की 4 पंक्तियां आपके सामने रखूंगी। कहती हूं कि हल्की हल्की रंग खुमारी बाकी है, हल्की हल्की रंग खुमारी बाकी है, दिल में अब भी याद तुम्हारी बाकी है। हल्की हल्की रंग खुमारी बाकी है, दिल में अब भी याद तुम्हारी बाकी है, और बाकी सब तो खत्म हुआ लेकिन अब भी, कि बाकी सब तो खत्म हुआ लेकिन अब भी थोड़ी थोड़ी इश्क बीमारी बाकी है, थोड़ी थोड़ी इश्क बीमारी बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और एक गजल से और कुछ शेर आपके सामने रखती हूँ। कहती हूँ कि सोच रही हूँ क्यों अपने से लगते हो, सोच रही हूँ क्यों अपने से लगते हो, अच्छा साइड फेस से उसके जैसे दिखते हो। सोच रही हूँ क्यों अपने से लगते हो, साइड फेस से उसके जैसे दिखते हो, और दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन सी चलती है, कि दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन सी चलती है जब बालों में हाथ फिराया करते हो। दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन सी चलती है जब बालों में हाथ फिराया करते हो। और ये शेर देखिएगा बतौर खास, और मुझे लगता है कि 40 से लेकर 50-55 के बीच की हर महिला के मन की बात है। अच्छा लगे तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगी कि बालों को रंगने की उम्र में आ पहुंची। कहती हूँ कि बालों को रंगने की उम्र में आ पहुंची, सच बतलाना अब भी मुझ पे मरते हो। बालों को रंगने की उम्र में आ पहुंची, सच बतलाना अब भी मुझ पे मरते हो। और शेर कहती हूँ कि ज्यादा प्यार में ही तो झगड़ा होता है, ज्यादा प्यार में ही तो झगड़ा होता है, ये कह कह कर रोज ही मुझसे लड़ते हो। कि ज्यादा प्यार में ही तो झगड़ा होता है, ये कह कह कर रोज ही मुझसे लड़ते हो, और आज हमारे इश्क की पहली बरसी है। ध्यान दीजिएगा कि आज हमारे इश्क की पहली बरसी है, और तुम कल से ध्यान में आकर बैठे हो। आज हमारे इश्क की पहली बरसी है और तुम कल से ध्यान में आकर बैठे हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। और एक गजल और तरन्नुम के साथ आपके बीच रखना चाहती हूँ, सुनेगा। कहती हूँ ये सब करिश्मे है चाहतों के,
ये सब करिश्मे है चाहतों के, हमारे दिल ऐसे मिल रहे हैं। ये सब करिश्मे है चाहतों के, हमारे दिल ऐसे मिल रहे हैं। ये सब करिश्मे है चाहतों के, ये सब करिश्मे है चाहतों के, हमारे दिल ऐसे मिल रहे हैं। हवा में खुशबू घुली हुई है, हवा में खुशबू घुली हुई है, खिजा में भी फूल खिल रहे हैं। ये सब करिश्मे है चाहतों के, हमारे दिल ऐसे मिल रहे हैं। शेर देखिएगा, बहुत नाजुक सा शेर है, ध्यान दीजिएगा। है सांस जैसे रुकी रुकी सी, नजर हया से झुकी झुकी सी। है सांस जैसे रुकी रुकी सी, नजर हया से झुकी झुकी सी। ये थर थराते अधर हमारे, ये थर थराते अधर हमारे, तुम्हारे होठों से सिल रहे हैं। ये थर थराते अधर हमारे, तुम्हारे होठों से सिल रहे हैं। हवा में खुशबू घुली हुई है, खिजा में भी फूल खिल रहे हैं। और शेर देखिएगा। तुम्हारा आना गजब हुआ है, ये दिल दीवाना अजब हुआ है। तुम्हारा आना गजब हुआ है, ये दिल दीवाना अजब हुआ है। मिले हैं एक दूसरे से ऐसे, मिले हैं एक दूसरे से ऐसे, कि जैसे हम तुम सलिल रहे हैं। सलिल कहते हैं पानी को। तो मिले हैं एक दूसरे से ऐसे, कि जैसे हम तुम सलिल रहे हैं। हवा में खुशबू घुली हुई है, खिजा में भी फूल खिल रहे हैं। और शेर देखिएगा कि जरा जरा फासले हुए कम, जरा जरा हम करीब आए। जरा जरा फासले हुए कम, जरा जरा हम करीब आए। जरा जरा चढ़ रहा है नशा, जरा जरा चढ़ रहा है नशा, बहक जरा से ये दिल रहे हैं। जरा जरा चढ़ रहा है नशा, बहक जरा से ये दिल रहे हैं। हवा में खुशबू घुली हुई है, खिजा में भी फूल खिल रहे हैं। और गजल का आखिरी शेर, मक्ते का शेर रखती हूँ आप सबके सामने, समात फरमाइएगा। दबी दबी ये हंसी तुम्हारी, ये होठों होठों में मुस्कुराना, हाँ। दबी दबी ये हंसी तुम्हारी, ये होठों होठों में मुस्कुराना। नजर न तुमको लगे जिया हम, नजर न तुमको लगे जिया हम, तुम्हारे चेहरे का तिल रहे हैं। नजर न तुमको लगे जिया हम, तुम्हारे चेहरे का तिल रहे हैं। हवा में खुशबू घुली हुई है, खिजा में भी फूल खिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सतमोला कवियों की चौपाल के सभी श्रोताओं का। धन्यवाद। की चौपाल पर धमाल हो रहा है, कमाल का धमाल हो रहा है। आप कविताओं का आनंद ले रहे हैं और उस आनंद में डुबकियां लगा रहे हैं। तो क्यों ना हम थोड़ा सा तेवर बदलें, और उस तेवर को बदलने के लिए जहां होंगी रीता जी, मैं ये कहूंगा कि वहां आपका मन रीता नहीं रहेगा, क्योंकि रीता जी जहां होती हैं वहां मुस्कुराहट होती है, वहां गुनगुनाहट होती है, वहां शब्दों की आहट के साथ साथ मन में तरंगों की भी आहट पैदा होती है। क्योंकि रीता जी केवल गीत ही नहीं सुनाएंगी आपको,
वो ऐसा गीत सुनाएंगी कि उसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि बरेली के बाजार में झुमका क्यों नहीं गिरा है, और ये कोरोना देश को छोड़कर क्यों नहीं जा रहा है, कहां से आया है, कहां जाएगा। तो ये सब जानने के लिए स्वागत कीजिएगा हमारे मध्य उपस्थित रीता जी का, जिनकी कविताएं सुनने के बाद आप खुद कहेंगे रीता जी जय हिंद, क्योंकि उनका नाम ही है रीता जय हिंद। तो आइए भरपूर तालियों से स्वागत करते हैं रीता जय हिंद जी का। आज की संध्या में, और मैं बहुत अभिभूत हूँ कि इतने आज मेरे मन के कवि जो हैं यहाँ सब उपस्थित हैं। मुझे काव्य पाठ करना उनके समक्ष अच्छा लगेगा, तो मैं सुनाती हूँ। मैं रीता जय हिंद दिल्ली से। कोरोना आया रे, आपको 2 बार करना है, फिर क्या हुआ। कोरोना आया रे, इंडिया के उस पार से कोरोना आया रे, इंडिया के उस पार से आया कोरोना, कोरोना कोरोना, हाय 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 कोरोना आया रे। हमने पूछा कहाँ से आया, किस रास्ते तू आया। हमने पूछा कहाँ से आया, किस रास्ते तू आया। चीन देश से आया हूँ, इटली के रास्ते आया। चीन देश से आया हूँ, इटली के रास्ते आया। बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं, भोजन मिल ना पाया, हाय भोजन मिल ना पाया। फिर कोरोना आया रे, इंडिया के उस पार से कोरोना आया रे। वर्ल्ड टूर का शौक चराया, अब भारत में आया। वर्ल्ड टूर का शौक चराया, अब भारत में आया। यहाँ का पीएम बहुत भला है, जनता को समझाया। यहाँ का पीएम बहुत भला है, जनता को समझाया। ताली थाली की मार से तुमने मुझको मार भगाया, इसीलिए मैं ज्यादा दिन इंडिया में टिक ना पाया, हाय भारत में टिक ना पाया। फिर कोरोना आया था, इंडिया के उस पार से कोरोना आया था। जय हिंद, धन्यवाद। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी, और बड़े भाई नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय। और महेंद्र अजनबी जी, और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्य जी, और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं, और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी भी इस प्रोग्राम में आए थे। वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, और विधानसभा में उनसे हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। उन्होंने आज अपना संरक्षण यहाँ पर दिया था, तो किसी कार्यवश वो गए हैं, तो उनको भी मैं पीछे से प्रणाम करता हूँ। आज प्रवीण भाई ने कई मंचों के ऊपर एक कविता मुझसे सुनी है। वो शब्द मेरे नहीं है, लेकिन कहीं पर जिंदगी के अंदर उदासी होती है, या कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है, तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूं, और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की
नन्ही सी चींटी, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूं, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है। और आज तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं, आनंद जी ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं, ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है, लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, यह हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए
आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास, मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते देखा। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा है। उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है? फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया, और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से टूट जाते थे पत्थर, और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है। लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। वक्त के हाथों अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूँ जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी है। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कविताओं का आनंद ले रहे थे और मैं आपको ये बता दूं कि ये सतमोला कवियों की चौपाल ऐसे ही सस्ती रहती है। यहाँ कविताओं की महफिल जिसमें कविताओं की शहनाई बजती रहती है और जितने भी युवा कवि हैं, हमारे जितने भी बालक कवि हैं, नवांकुर कवि हैं,
वो भी इस चौपाल पर आकर अपनी कविता सुना सकते हैं, वरिष्ठों के साथ अपने मन के भाव गुनगुना सकते हैं। केवल आपको एक नंबर पर संपर्क करना पड़ेगा, 9711821883। इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा, चौपाल पर आइएगा, अपने मन के भाव गुनगुनाइएगा और हम सबके साथ शामिल हो जाइएगा। अगले रविवार फिर मुलाकात होगी, इसी तरह मस्ता रहेगा धमाल, सजती रहेगी सतमौला कवियों की चौपाल। नमस्कार, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री प्रवीण नारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे उन्होंने बुलाया। कविता के मंच पे मेरा साहित्य से लगाव है, झुकाव है, लेकिन रचनात्मक रूप से मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, मैं अपने को कभी कई बार कह लेता हूँ, 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ, तो उस नाते थोड़ी साहित्यिक अपनी कुछ रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन बतौर फिल्म मेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। और न सिर्फ अपने फिल्मों की बात, मतलब कि अपनी फिल्मों की बात करने की बात नहीं है, आप जो शब्द साधक लोग हैं, जो अपने शब्दों से एक सृजन करते हैं, एक योगदान करते हैं शब्द संसार में और साहित्यिक पटल पे अपना जो योगदान रखते हैं, तो ये आप लोगों की जो भूमिका है समाज में, वो बहुत ही हम कहें कि बहुत ही सकारात्मक ढंग से बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर मचाए एक आप लोग समाज को रचने गढ़ने का भी काम करते हैं, ना सिर्फ आप कविता गढ़ते हैं। मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहूँगा कि जब आप कविता करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो उसमें ये होती है कि आप एक सुंदर शब्दों का एक संसार रचते हैं। हम आम तौर पे जब बातचीत करते हैं तो हमारी जो बातचीत का लहजा होता है वो एक अलग होता है। कई बार समाज में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चीज़ें, नकारात्मक बातें होती हैं जो शाब्दिक तौर पे उनका नकारात्मक असर हमारी अगली पीढ़ी को पड़ता है या साथ में रहने वाले दूसरे लोगों पर पड़ता है। लेकिन जब आप कविता रचते हैं तो उसमें एक शब्दों की जो शालीनता होती है वो जब संप्रेषित होती है ऐसे कवि मंचों के जरिए, तो वो एक अपना जनरेशन वाइज, पीढ़ी दर पीढ़ी, या ये कहें कि क्रम दर क्रम, वो एक अच्छी भाव का संचार करते हैं, अच्छे शब्दों का संचार करते हैं, शिष्टता का संचार करते हैं, संस्कार उसमें होते हैं। तो इस लिहाज से मैं कवि सम्मेलनों को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानता हूँ। मनोरंजन या संप्रेषण तो एक पार्ट है कविता का, लेकिन मैं उसको अलग ढंग से ये देखता हूँ कि इससे आप लोग एक सुंदर शब्द संसार की रचना करते हैं और हमारा जीवन उद्देश्य भी यही है कि वो सुंदर हो और वो शब्दों से ही गढ़ा जाता है। यदि आपके अंदर अच्छे शब्द हैं तो आपकी भाषा, आपकी बोली सुंदर होगी, शिष्ट होगी, शिष्टता होगी, तो संस्कार अपने आप उसमें जुड़ेगा। संस्कार और शिष्टता जब जुड़ते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो इस नाते एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण करने में आपका योगदान है और इसलिए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खासकर सतमौला कवियों की जो चौपाल है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल से जो कहते हैं कि कवियों को चुन चुन करके, नए नए कवियों को भी और जो मेन स्ट्रीम कवि हैं उनको भी एक मंच पे ला करके और नए और वरिष्ठ अनुभवी और नए लोगों के बीच एक सेतु का काम करती है। नए लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है, वरिष्ठ लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये अपने आप में एक पुल का, एक सेतु का काम कर रहा है। ये भी बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए सतमौला ग्रुप के आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसी रचनाएं करा करके और ऐसा मंच कवियों को दे करके वो एक समाज के सृजन में, सुंदर समाज के सृजन में बहुत गहरा और प्रभावशाली अपना योगदान दे रहे हैं। श्री राकेश गुप्ता जी साधना टीवी के चेयरपर्सन हैं।
उनका भी इस जो शब्दों की जो श्रृंखला, कवियों की जो श्रृंखला है कविताओं की, उसमें उनका योगदान भी सराहनीय है। निर्माता निर्देशक प्रवीण आर्या जी जो सबको एक साथ ले करके, बांध करके और एक ढंग से चल रहे हैं, और एक बड़ा मंच देश भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आकर के मुझे अपनी ये बात रखने का मौका मिला, और आप लोगों का जो सुंदर रचनाएं हैं उसको सुनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम जो पिछले 18 वर्षों से चल रहा है। जी हाँ, पिछले 18 वर्षों से निरंतर रोज हर रोज एक नई सजधज के साथ, अलग अलग कवियों के साथ, साहित्य के अलग अलग रंग बिखेरता ये कार्यक्रम हमारे पास आ रहा है साधना टीवी के माध्यम से। इसके लिए साधना टीवी के चेयरमैन श्री राकेश गुप्ता और इस कार्यक्रम के प्रस्तोता प्रसिद्ध साहित्यकार श्री प्रवीण आर्य जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारी यही कामना है कि सतमोला कवियों की ये चौपाल निरंतर इसी तरह जारी रहे और इसी तरह साहित्य के नए नए रंग हमें देखने सुनने को मिलते रहें और हमें करने को भी मिलते रहें। जी हाँ, और आप लोग भी सब बहुत से बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में इससे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको ये जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि एक नया सेगमेंट शुरू किया जा रहा है साधना टीवी द्वारा। जी हाँ, सुनो कहानी किसे नहीं अच्छी लगती, तो इसे जरूर जुड़िएगा, इसे जरूर सुनिएगा। सुनो कहानी। हाँ, सतमोला कवियों की चौपाल जो कि लगातार लोकप्रियता के नए नए पैमाने छूता जा रहा है, इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, सुनो कहानी। जी हाँ। और इसीलिए नई नई कहानियां अलग अलग रचनाकारों से इसमें सुनने को मिलेंगी, और इसका पहला एपिसोड बहुत जल्दी आपके सामने आने जा रहा है। तो सुनना मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं। देखना मत भूलिएगा। जी हाँ। हाँ, सुनो कहानी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब प्रवीण आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं, और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी योग्यता को जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जम
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।